हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 28 सितंबर और ये हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए डिजाइन की गई है। तो जो विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में अपेयर होने वाले हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्लास से एडवांटेज जरूर होगा, चाहे वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए या आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएं। तो जो भी विद्यार्थी अपेयर हो रहे हैं, प्लीज इस लेक्चर को जरूर देखें और इस एग्जाम के अंदर अपना स्कोर इंप्रूव करने का प्रयास करें। आपसे कल 27 तारीख को 3 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी वायुसेना के उप प्रमुख किन्हें बनाया गया है। तो देखिए, ये बनाया गया है हमें, एक थे एयर मार्शल एपी सिंह जी, इन्हें तो बनाया गया था वायुसेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और उनके प्लेस पर, क्योंकि ये पहले क्या थे, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये प्रमोट होकर बने चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और उनके प्लेस पर आए हैं मार्शल एयर मार्शल एसपी दरकर दरकड़ यानी सुजीत पुष्पाकर दरकड़ हैं। इन्हें बनाया गया है एज दी चीफ वाइस वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया। अच्छा, एक मुझे बताइएगा आप कि एयरफोर्स डे एयरफोर्स डे कब आता है? ये कब आता है, ये सवाल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये अक्टूबर में आता है, 1932 के अंदर से रेस किया गया था। तो बताने का प्रयास आप अपने एंड पे ट्राई करिएगा कि डेट क्या है वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, यानी मोटो क्या है। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका वायुसेना का मोटो है, ध्येय वाक्य क्या है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, ग्लोबल एरोस्पेस समिट यानी एक ऐसा समिट जिसमें कि एरोस्पेस यानी एरोनॉटिक क्षेत्र से अलग अलग कंपनी, अलग अलग डेलीगेशन आते हो, बातचीत करते हो। ऐसा समिट कहाँ हो रहा है? तो देखिए, ये 7वां संस्करण जो हो रहा है यूएई के आबू धाबी के अंदर। मैंने कहा भी था आपको कि ये गल्फ कंट्री के अंदर हो रहा है। तो यूएई जो है, वहां पर 7th एडिशन हो रहा है वर्ल्ड का एरोस्पेस सप्लाई चेन जो का ये हो रहा है, वर्ल्ड एरोस्पेस सप्लाई चेन कमेंस इन दी आबू धाबी यानी आबू धाबी के यूएई का शहर है आबू धाबी, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब हुआ था? 25 से 26 सितंबर को हुआ था, 2 दिन पहले खत्म हुआ है। और ये प्लेस कौन सा, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग जो हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, यानी अलग अलग कंपनीज हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट सरकारी जो अधिकारी वो भाग लेंगे, साथ साथ अकेडमी यानी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि इसमें रिसर्च करते हैं इस फील्ड के अंदर, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या डिस्कस किया है? सस्टेनेबिलिटी, यूथ एंगेजमेंट एंड इनोवेशन इन दी एरोस्पेस, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। यानी मतलब क्या है कि जो हमारा एरोस्पेस क्षेत्र है, स्पेस यानी अंतरिक्ष क्षेत्र, और डिफेंस, इन तीनों क्षेत्र के अंदर युवाओं की भागीदारी, और कोई नवाचार किया तो वो, और इनका सस्टेनेबल यूज किस प्रकार कर पाए, इस पर सारा डिबेट डिस्कशन हुआ है इन दी इवेंट। क्लियर? और इसकी थीम क्या थी, मतलब ऐसे एरिया जिन पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो पहला है कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी तकनीक जो है एरोनॉटिक इंडस्ट्री के अंदर हम काम ले रहे हैं। सेकंड है पॉलिसी, किस प्रकार की किसी कंट्री की क्या होनी चाहिए। तीसरा है इन्वेस्टमेंट, कि एक हमें सस्टेनेबल और वायबल इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस सेक्टर में किस प्रकार यूज हो। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, इसके बारे में सारा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक एरोस्पेस सेक्टर जो है, एविएशन क्षेत्र है, ये लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका होगा। और लगभग इसके एनुअल ग्रोथ होगी 9% के आसपास, जो वर्तमान में है। कहीं ना कहीं शोकेस करता है कि इस सेक्टर का इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितना है। जो ये एरोस्पेस समिट है, इसकी शुरुआत हुई थी 2012 के अंदर। इतना डीप से कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपके लिए मेंशन किया है। और ये शोकेस करता है ग्लोबल एरोस्पेस सेक्टर को, मतलब 2012 से इसका रेगुलर बेसिस पर क्या हो रहा है, समिट हो रहा है। तो ये शोकेस करता है कि इस सेक्टर के लिए कितना ये समिट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो देखिए, इसके हेडक्वार्टर की बात ना करते हुए हम इतना तक करेंगे, बैंक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कब बना और कौन कौन से कंट्री शामिल है, किसके पास वोटिंग राइट अधिक है और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये हमारा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना होती है दिसंबर 1966 में। यानी एग्जैक्ट डेट की बात करें, 19 दिसंबर 1966 को स्थापना होती है। ये क्या है? इट इज अ प्रिंसिपल इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन।
यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए जो बैंकों जो अलग अलग राष्ट्रों को अलग अलग देशों को फंड चाहिए वो कौन मुहैया कराएगा? इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच इज नॉन एज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब किन किन को ये अपनी हेल्प देता है? सो इट प्रोवाइड्स इट्स असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है प्रोजेक्ट्स है यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनने वाले जो अलग अलग परियोजनाएं उनको मिलता है पैसा। साथ ही साथ जो मेंबर कंट्री यानी विकासशील सहयोगी देश विकासशील सदस्य देश है उनको उसका फंड अलोकेट करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये सारी बात बोली गई है। क्या तरीका हो सकता है? तो ग्रांट के रूप में, लोन अनुदान के रूप में, लोन के रूप में, या तकनीकी सहायता हो, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर होल्डिंग के माध्यम से भी ये निवेश करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला के अंदर। कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट इसमें कुल कितने मेंबर हैं? तो देखिए कुल 68 मेंबर हैं, 68 देश इसके सदस्य कंट्री है। और हमने पढ़ा है कि ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर अलग अलग राष्ट्रों को, अलग अलग निजी कंपनियों को पैसा लोन पर या लोन ग्रांट के रूप में करता प्रोवाइड। तो 49 देश तो इसके अंदर है एशिया से, बाकी बचे हुए आउटसाइड यानी एशिया के बाहर के देश भी इसके अंदर पार्टनर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज है। क्लियर? पार्टनर कंट्रीज तो नहीं, मेंबर कंट्रीज बोलेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। कब बना था? 1966 में, दिसंबर में, 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला के अंदर है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें इसके अंदर की इसमें किस देश का कितना बड़ा बड़ा शेयर है। तो सबसे बड़ा शेयर जो है ना वो है जापान और यूएस का। इन दोनों का है 15.6% ईच, मतलब कि दोनों देशों का शेयर कितना है? 15.6% है जापान का, 15.6% है यूएस का। तीसरा आता है चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी कंट्री है, इसका है 6.4%। और ध्यान रखिएगा थर्ड प्लेस पर आता है भारत, जो है 6.3% के साथ सबसे बड़ा वोटिंग शेयर रखने वाला। सबसे बड़ा तो नहीं, मतलब वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर। फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया 5.8%, यानी जापान यूएस का सबसे बड़ा है, फिर चाइना का 6.4% और उससे 0.01% हमारा कम है जो 6.3%, और ऑस्ट्रेलिया है 5.8% पर। ये हमारे सारे काम की बात है इस बैंक के बारे में। अच्छा, ऐसा एक बैंक न्यूज में रहा है अभी, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी हैं वो इस बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने गई है किसी एक देश के अंदर। वो हम पढ़ेंगे कहां पर गई है। तो इसलिए सवाल बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो देखिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये बता दिया आपको कि हमारी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो इस बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग के अंदर भाग लेने गई हुई है। ठीक है, तो ये बैंक है, इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2016। बिल्कुल सही बात है कि इसका गठन कब हुआ था। ये भी जिस प्रकार से एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी है, वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, मतलब अलग अलग देशों का उसके अंदर स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डिंग शेयर होल्डिंग है, और अलग अलग देशों को अलग अलग एंटिटीज को वो लोन प्रोवाइड करते हैं। सेम काम किसका है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक यानी बहुपक्षीय विकास बैंक, यानी बहुपक्ष मतलब कोई एक देश इसका मालिक या आधिपत्य नहीं है, अलग अलग देशों का अलग अलग शेयर होल्डिंग है अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही होता है। नेक्स्ट है इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। बिल्कुल भारत जो है इसका सदस्य देश है, संस्थापक सदस्यों में से आता है, ये राइट स्टेटमेंट है। तीसरा है रशिया इज दी AIIB's लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 26.5 वोटिंग शेयर, यानी रूस जो है एशियाई विकास निवेश बैंक का, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जिसके पास 26.6% शेयर है, वोटिंग शेयर है। तो ये राइट आंसर नहीं, गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर इसका है चीन है, और इसका हेडक्वार्टर भी चीन के बीजिंग में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द AIIB। देखिए रिसेंटली हमने क्या पढ़ा कि वित्त मंत्री सीतारमण जी कहाँ जा रही है? AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में भाग लेने। मतलब क्या इतनी बड़ी मीटिंग है कि उसमें किसी देश के वित्त मंत्री भाग ले रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है AIIB का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विच इज, भाई रशिया सबसे बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है, सबसे अधिक वोटिंग राइट किसके पास है? चीन के पास है, और वो कितने हैं? 26.5%। ये आप ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 बैंक हम पढ़ चुके हैं, एक हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ा था, एक हमने पढ़ा अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक कल ही पढ़ा है, और आज हम पढ़ रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर? अच्छा, कंटेक्स्ट हमने पढ़ लिया, निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर की एनुअल मीटिंग होने वाली है कहां पर?
उज्बेकिस्तान के समरकंद में उसमें भाग लेने। ठीक है, थीम क्या है इस वर्ष की, थीम क्या रहेगी मीटिंग की? तो बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, यानी सभी के लिए रेजिलियंट अवसंरचना निर्माण करना। ये काम, ये ऑब्जेक्टिव किसका, थीम है इसका AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग का। अब बात करें इस बैंक के बारे में, ये बैंक है क्या और कब बना, किस किसने बनाया, सारी बात हम पढ़ने वाले हैं इसमें। एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, स्थापना होती है वर्ष 2016 के अंदर, हम पढ़ चुके हैं स्टेटमेंट में ही। टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम इन एशिया, यानी हम चाहते हैं कि एशिया क्षेत्र है उसमें जितने भी देश हैं वहां पर क्या हो, आर्थिक विकास हो और उनका कहीं ना कहीं एक हमें फ्रूटफुल आउटकम दिखे, यानी एक पॉजिटिव आउटकम है। हेडक्वार्टर कहां पर है? चीन के बीजिंग के अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट मेंबरशिप, इसके वर्तमान में जो है 100 से अधिक मेंबर है। कितने हैं? मोर देन 100 कंट्रीज। और जब इसका स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना के समय थे 57 देश और भारत उनमें से एक देश है जो कि इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर कंट्री, फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और लगभग लगभग तो क्या G20 जो देश हैं उसमें से 14 देश इसके मेंबर कंट्री हैं। क्लियर। बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात करें तो ये है, जितनी भी पावर है इस बैंक की वो सारी किसमें निहित है? वो निहित है बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर। और वही एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी सर्वोच्च निर्णय निर्माण करने की एक निकाय है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 3 देश ऐसे हैं जिनके पास सर्वाधिक शेयर होल्डिंग है। तो पहला है चीन, क्योंकि चीन के अंदर से गठन हुआ है, चीन के बीजिंग में हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखिएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का हेडक्वार्टर जो है चीन के बीजिंग में है और यहीं पर इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है। वो है, अभी पढ़ चुके हैं, 26.5%। फिर भारत आता है, वो है 7.5% पर। फिर रूस आएगा 5.97% पे। जो हमने ADB पढ़ा है अभी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें कौन कौन था? उसमें था जापान प्लस USA, इन दोनों का 15.6% के आसपास शेयर होल्डिंग है। फिर आता है चाइना 6.4%, फिर भारत आता है 6.3%। क्लियर। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है लगभग 5% के आसपास। तो देखो कि ADB के अंदर जापान US है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की AIIB की, तो उसमें किसका है लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है? वो है चीन का, लगभग 26.5%, लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली है। अब फोकस एरिया कौन सा है, किन किन क्षेत्रों पर ये अधिक फोकस करते हैं, अपना ध्यान करते हैं केंद्रित? तो वो है, पहला तो है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, दूसरा एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये वो एरिया है, अगर इन एरियाज में चलने वाले कोई प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इन क्षेत्र में काम करने वाली कोई परियोजना, कोई प्रोग्राम हो, उसमें निवेश करने के लिए बैंक जो है फंड देता है। ठीक है। 2018 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे बोलते हैं इकोसोक। इकोसोक शॉर्ट में, मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका, और UN जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का इसे बनाया गया ऑब्जर्वर कंट्री, ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है इसको। ठीक है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है। अच्छा, आपके लिए आज दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल। जो टर्म है ना FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसके बारे में और FDI के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये बताया गया है किस संगठन ने एक समर्पित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आउटरीच सेल बनाया। आउटरीच सेल क्या होता है? एक ऐसा प्रकोष्ठ, ऐसा बॉडी, ऐसा एंटिटी जिसके माध्यम से क्या हो, जो भी FPI यानी विदेशी निवेशक है उनको हमारे इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में जो नए रूल्स रेगुलेशंस है उनके बारे में, अगर उन्हें अप्लाई करना हो, जो उनका प्रोसेस है पूरा आवेदन से लेकर के ट्रांजेक्शन तक का सारी जानकारी इजीली मिल जाए, ये काम किसका होगा? आउटरीच सेल का। ठीक है। आपको बताना कि ये किसने लॉन्च किया। अब सिंपल सी बात, हम बात कर रहे हैं किसकी? इन्वेस्टमेंट की। ध्यान रखना, भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? वो करता है सेबी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेबी होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। स्थापना होती है वैसे तो 1988 में, कब होती है? 1988 में हो जाती है, बट एक्ट जो आएगा इसका वो आएगा 1992 में। सेबी संस्था है इसका हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना 1988 में होती है, बट 1992 का एक्ट होता है तो इसे मानते हैं 1992 में इसकी स्थापना हुई है। क्लियर। सेबी एक्ट की हमने बात कर ली। अच्छा, इसने लॉन्च किया सेबी के द्वारा एक
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटरीच सेल एज अ पार्ट ऑफ दी, किसका पार्ट है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डिपार्टमेंट, एएफडी के सावधान के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, द सेल विल फोकस ऑन डायरेक्ट एंगेजमेंट विद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड सपोर्टिंग देम इन असेसिंग द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। बिल्कुल ये पढ़ चुके हैं। क्या होगा अगर मान लो किसी को आवेदन करना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले पता तो हो क्या नियम है, क्या नियमावली है, उसकी जानकारी ये दे देगा, शुरुआत से लेकर के एंड तक के पूरे प्रोसेस में हेल्प करेगा। अब हम बात करें तो अब हम थोड़ी बात करते हैं एफपीआई के बारे में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए ये क्या होता है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब क्या है, ये इन्वेस्ट करते हैं किसी भी फॉरेन एंटिटी के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर, ये करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी देश का शेयर बाजार है, मान लीजिए भारत का शेयर मार्केट है, इसमें कोई विदेशी यानी ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरिशस से कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाह रहा है, सिंगल कोई व्यक्ति कर रहा है, उसे कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफपीआई जो है ना दो तरह का होता है, एक तो होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, एक होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, और एक होता है, सॉरी दो तरह का होता है, एक तो होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर यानी क्यूएफआई जिसे कहते हैं, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफआईआई। यस, दो तरह का होता है, एक तो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। दो कैटेगरीज होती है एफपीआई की। देखिए एफपीआई जो पैसा आएगा ना, ये मेनली करते हैं किसके अंदर, स्टॉक मार्केट में। किसमें करेंगे, स्टॉक मार्केट में, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका पैसा किसमें आएगा, दे विल इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड खरीदेंगे, ऋण पत्र खरीदते हैं, या करते हैं इक्विटी, या करेंगे ये फिक्स्ड डिपॉजिट, इनके अंदर मेनली इन्वेस्ट करते हैं। देखिए जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, शेयर मार्केट की जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से, वित्तीय उपकरण, स्टॉक्स, बॉन्ड, इक्विटी, एफडी, इनमें इन्वेस्ट करेंगे, और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं और बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, इन्हें जैसे लगता है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, मार्केट डाउन हो सकता है, ये अपना सारा पैसा निकाल देते हैं। तो इसे कहा जाता है, इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हॉट मनी। क्या कहते हैं, हॉट मनी। हॉट मनी मतलब ऐसा ऐसा रुपया जब इन्वेस्टर को लगे कि शेयर मार्केट नीचे जा सकता है, उसकी स्टॉक प्राइस कम हो सकती है, तो अपना पैसा निकाल लेता है, जिससे क्या होता है और शेयर मार्केट हमारा डाउन चल जाता है, इसे बोला जाता है हॉट मनी। ये काफी वॉलेटाइल होता है, यानी इसे कहते हैं वॉलेटाइल, मतलब ये इसके पास इतनी क्षमता होती है कि स्टॉक मार्केट को ही क्रैश कर दे। अगर इन्वेस्टर सारा पैसा निकाल लेंगे एक बार में, इन दी सुपरफिशियल प्रेडिक्शन ऑफ डाउन ग्रेडिंग ऑफ शेयर मार्केट, तो क्या होता है, शेयर मार्केट क्रैश भी हो सकता है। ये मैंने बात की एफपीआई की। अब एक टर्म और आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक हमने पढ़ा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई और एफडीआई। तो ध्यान रखना, एफडीआई जो है बड़े समय के लिए होता है, और एफडीआई के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर होता है। किसी कंपनी में हिस्सेदारी ली जाती है, मान लीजिए 49%, 51%, 74%। ठीक है, तो क्या होगा, विनिर्माण या अवसंरचना जैसे क्षेत्रों के, ऊर्जा, संचार, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट डेवलपमेंट, इनमें क्या आते हैं, ये हमारे आते हैं एफडीआई। ठीक है, उनसे क्या होगा कि लंबे समय के लिए कोई परियोजना बनाई जाएगी जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब यहाँ देखो, आप एफपीआई में इन्वेस्ट किया तो क्या किसी को रोजगार मिला है, तो नहीं मिला ना। तो यहाँ पे संपत्ति का निर्माण हो रहा है, मतलब असेट क्रिएशन नहीं हो रहा, ना किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो अच्छा कौन सा हुआ, एफपीआई या एफडीआई, एफडीआई अच्छा हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं, एक हमारे पास नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और अवसर पैदा होते हैं, यानी रोजगार के सृजन, रोजगार सृजन के अवसर पैदा होते हैं। और वो हॉट मनी नहीं होता, मतलब उसमें से इतनी शर्तें होती है कि उसमें एकदम से पैसा निकालना, विड्रॉ करना मुश्किल होता है। ठीक है, वही हम बात करें एफपीआई की, तो यहाँ क्या होता है, जिस व्यक्ति ने पैसा शेयर मार्केट में लगाया वो आज निकाले कल निकाले उसकी इच्छा है, जैसे तुरंत से निकालेगा एक साथ, कई लोग एक साथ निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी कंपनीज है उनको नुकसान हो जाता है इन दी शेयर मार्केट। ये सारी बात हमने एफडीआई की, एफपीआई की। क्लियर, आप आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। ये जो है ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कोई कंपनीज होती हैं, और क्यूएफआई क्या होता है, कोई पर्सन होता है, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्लियर, तो एफडीआई लंबे टाइम के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये वोलेटाइल होता है, शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचा सकता है, उसमें नुकसान कम पहुंचता है। उसमें क्या होता है, राइट्स मिलते हैं, मैनेजमेंट और ओनरशिप राइट यानी प्रबंधकीय और स्वामित्व वाले अधिकार मिलते हैं। बट एफपीआई में सिर्फ शेयर मार्केट में
बॉन्ड खरीदते हैं, दोबारा बेच सकते हैं। तो कोई जब तक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा, ओनरशिप के राइट भी ट्रांसफर नहीं होते हैं। किसके अंदर? एफपीआई के अंदर। ये आप याद रखेगा। इतनी सारी काम की बात सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। देखिए हाल ही में क्या एग्रीमेंट हुआ है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया है कि भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान किस शहर में, किस राज्य में अवस्थित है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, ये पुडुचेरी, चेन्नई, कोच्चि कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर है कोट्टयम। क्या है? कोट्टयम, जो स्थित है केरल के अंदर। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जो एफडी एफपीआई पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिसर्च, जो हमारा है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरआरआई। क्लियर? कंटेक्स्ट ये है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन यानी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस रिसर्च ऑन द यूज ऑफ रबर प्रोसेस ऑयल्स मार्केटेड बाय द आईओसीएल इन वेरियस टायर एंड नॉन टायर रबर प्रोडक्ट। क्या होता है? जो रबर से निकलने वाला तेल है, मतलब रबर ऑयल है, रबर प्रोसेस ऑयल है, इसका यूज, इसकी मार्केटिंग कौन करता है? आईओसीएल। तो क्या हम टायर और नॉन टायर के लिए, जो टायर बनने वाला रबर है और नॉन रबर के अलग अलग उत्पाद हैं। एक तो बनता है टायर, आप सभी जानते हैं। एक बनता है नॉन टायर रबर, मतलब जिससे आप जानते हैं ना, बैलून बनता है, गुब्बारा बनता है, इरेजर बनता है हमारा, और कन्वे जो कन्वेयर बेल्ट बनती है अलग अलग, और ऑटोमोटिव में काम आता है हमारे पास। ठीक है, जो नट स्क्रू होते हैं उनको टाइट करने के लिए हम रबर की कैप लगाते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? ये- जैसे कि आप घर पे यूज करते होंगे, रबर है, वो रबर काम आता है इरेजर के रूप में, और अलग अलग यूटेंसिल्स में काम आता है। तो कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल यूज हैं। तो उसके बारे में एग्रीमेंट हुआ बिटवीन दी आईओसीएल एंड रबर रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि रबर बोर्ड के अंदर काम करता है। थोड़ी हम बात करते हैं रबर बोर्ड के बारे में। रबर बोर्ड क्या है? देखिए रबर बोर्ड जो है ना, स्टेचुटरी बॉडी है, यानी वैधानिक निकाय। इसकी स्थापना हुई थी 1947 के अंदर। रबर एक्ट, रबर अधिनियम 1947 के तहत इसका गठन होता है। तो क्या कहलाएगा? इट विल कॉल्ड एज दी स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोट्टयम के अंदर, जो स्थित है केरल के अंदर। क्लियर? और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है रबर बोर्ड। रबर बोर्ड के अंदर ही 5 अलग अलग विभाग है। उसमें से एक विभाग कौन सा है? एक सेवा वाला है, एक मैनेजमेंट का है, एक रिसर्च का, और दूसरा है हमारा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी सारे काम की बात है। रबर बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है? देखिए जो भी है, जैसे टी बोर्ड पढ़ा हमने, कॉफी बोर्ड पढ़ा, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी इतनी होती है, जो उत्पाद है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनके एक्सपोर्ट को एनहेंस करना और रिसर्च करना उस क्षेत्र के अंदर। सेम काम इसका है रबर बोर्ड का, टू द डेवलपमेंट ऑफ द रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री। यानी अगर किसी उद्योग को बढ़ाना, क्या करना होगा? उसमें R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट करना होगा, निवेश देना होगा, मार्केटिंग फैसिलिटीज देनी होगी। ये सारा काम किसका है? रबर बोर्ड का। और रबर बोर्ड के तत्वावधान के अंदर ही इसके एजेस में क्या बनाया है? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर दी रबर बोर्ड एस्टेब्लिश इन द ईयर 1955, यानी 1955 में आरआरआई का गठन हुआ है अंडर दी रबर बोर्ड। रबर बोर्ड जो बना है 1947 के रबर एक्ट के माध्यम से बना है। किस मंत्रालय में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब थोड़ी बात कर रबर के बारे में, बिल्कुल ब्रीफ में बात करेंगे। रबर जो है ना, ये बनता है लाटेक्स से। लेटेक्स होता है, लेटेक्स निकलता किससे? उस पेड़ का नाम है हेविया ब्राजीलियंसिस। क्या नाम है? हेविया ब्राजीलियंसिस पेड़ के लाटेक्स से बनता है रबर। उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, एक लंबा प्रोसेस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। वल्कनीकरण भी होता है उसके अंदर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, अलग अलग प्रोसेस है, हम उसमें नहीं जाकर हम आगे आएंगे। सिर्फ फैक्ट पर कि हमारे लिए काम की बात क्या हो सकती है। जो अंग्रेज थे ना, ब्रिटिशर्स, इन्होंने पहली बार भारत की पेरियार नदी के आसपास के जो इलाके हैं, पेरियार नदी का तट है, वहां पर 1902 के अंदर पहली बार रबर का पेड़ लगाया। कब लगाया? 1902 में अंग्रेजों ने लगाया। पेरियार नदी जो कि केरल में है, उसके तटीय एरिया पे लगाया। ठीक है, और जो हमारे पारंपरिक रूप से जो जहां रबर होता है ना, वो 2 स्टेट है। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। केरल का तो रैंक 1 है रबर के प्रोडक्शन के अंदर। सेकंड है कि केरल और तमिलनाडु हमारे परंपरागत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि भारत का कुल 81% प्रोडक्शन होता है। 80% से अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? 2 राज्यों में, केरल और तमिलनाडु में। तो नॉन ट्रेडिशनल मतलब कि ऐसा, मतलब कि शुरुआत में तो वहां नहीं थे, बट धीरे धीरे हमने रिसर्च करके और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमने वहां पर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये कौन कौन से स्टेट है? तो त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में रबर उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो रबर है ना पौधा, रबर के पेड़ के लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए टेम्परेचर लगभग 25 से
34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए होता है, और ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय माहौल के अंदर ये डेवलप होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट न्यूज है, आइलैंड कंट्री तुवालू इज लोकेटेड इन विच ओशियन, यानी अभी रिसेंटली क्या हुआ, नासा ने कहा है कि देखो ऐसा है कि 2050 तक आते आते जो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल सी यानी वैश्विक स्तर पर जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है कहीं, और ऐसा उनका मानना है कि इसके चलते तुवालू का एक क्षेत्र है, वहां पर लगभग 60% जो मतलब वो डूब चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और एक इनका अटोल है जिसका नाम हम पढ़ेंगे, उस अटोल पर लगभग तुवालू की 60% आबादी रहती है और वो डूब चुका होगा 2050 तक। ये इसलिए हमारे न्यूज इंपॉर्टेंट है कि जो तुवालू देश है, द्वीपीय देश है, वो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा वो अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर नहीं, इसका राइट आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। क्लियर। थोड़ी मैप से बात कर लेते हैं कि मैप में देख करके कि कहां पर स्थित है। तो पहले संदर्भ की बात करें, कंटेक्स्ट की, तो 2000 नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि देख बाय द एंड ऑफ ईयर 2015 ड्यू टू द डेली टाइड्स it will result in the submerge of half of the main atoll of Funafuti। फूनाफूती जो अटोल है, कोरल का बना होता है, शैवाल का बना होता है, उसका आधा हिस्सा जो है डूब चुका होगा 2050 तक। और वहां पर जो है तुवालू देश की लगभग 60% आबादी रहती है, किस क्षेत्र में, फूनाफूती अटोल पर। ये सारी बात बोली गई है। और ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा देखा नहीं जा रहा, मतलब ये जो फूनाफूती द्वीप है, अटोल है, यहाँ पर चौड़ाई कितनी, 20 मीटर की चौड़ाई है। बताओ आप, इतना सा देश है, इतना छोटा देश है। अब पिछले 3 दशक का ऐसा रिकॉर्ड आया है कि पिछले 3 दशक के अंदर जो है यहाँ पर सी लेवल राइज कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। अब तुवालू देश की स्थिति क्या है, समुद्र स्तर से कितना ऊपर है, सिर्फ 2 मीटर है। जो तुवालू देश है, समुद्र का औसत स्तर है उससे सिर्फ 2 मीटर ऊपर है, और उसके अंदर ही पिछले 3 दशक के अंदर 30 वर्षों के अंदर 15 सेंटीमीटर जो समुद्री स्तर वो राइज कर चुका है। मतलब आगे आने वाले लगभग 30 वर्षों में या ऑलमोस्ट 26 वर्ष के अंदर ये फूनाफूती द्वीप जो है, अटोल है, ये ऑलमोस्ट आधा डूब चुका होगा, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों का मानना है। अब हमारे लिए काम की बात है, यहाँ से निकल करके आती है, वो है कि तुवालू कहाँ पर स्थित है। तो तुवालू जो है ना, ये प्रशांत महासागर के अंदर, वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक ओशन, यानी पश्चिमी केंद्रीय प्रशांत महासागर में स्थित ये रहा तुवालू। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, ये 3 अलग अलग आइलैंड कंट्री ग्रुप हैं, और पोलिनेशिया के अंदर आता है तुवालू। इसके पास देखेंगे ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा आपको, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड दिख जाएगा, टोंगा देश दिख जाएगा, ये फिजी रहा, ये वुनावतु, ठीक है, सोलोमन द्वीप है यहाँ पर, ये मार्शल आइलैंड, ये किरिबाती द्वीप, ये मेजर हमें कुक आइलैंड, ये और समोआ, ये हमें कुछ मेजर कंट्री देखने को मिलती है अलोंग दी और अबाउट दी नियर बाई प्लेस ऑफ तुवालू। ठीक है, यहाँ पर कुल 9 अलग अलग छोटे छोटे कोरल आइलैंड है, ठीक है, तुवालू के अंदर। ये अगर ज्योग्राफी में देखा जाए, मतलब भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है, तो इट इज लोकेटेड इन दी सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। आप सभी जानते हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है, दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ से लगभग निकल रही है अपने इक्वेटर, इसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, और पूर्वी क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ स्थित है ये तुवालू, ये रहा, ठीक है, और ये वुनावतु, फिजी। क्लियर। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा छोटा देश है, यानी इट इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे एरिया वाइज चौथा सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी है वाइकू। वाइकू जो स्थित कहां पर है, फूनाफूती अटोल पर। मतलब क्या हुआ, अब आप देखो, अगर मान लो ये देश आगे चलकर 2050 में डूबने कगार पे आ जाएगा, तो 60% आबादी जो फूनाफूती अटोल पर रहती है वो खत्म हो जाएगी, उनको उनको उन पर संकट पैदा हो जाएगा। आज जो इसकी राजधानी वो भी कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसको भी बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। हाल ही में क्या हुआ, नेपाल देश के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम यानी कस्टम विभाग के द्वारा डेटा जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार देश जो है वो अभी भी भारत है, सेकंड नंबर पर चीन आता है। क्लियर। ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य कितनी है, तो लगभग ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी लगता है, और सिक्किम। 5 देश कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा लगता है, तो इसको भूल मत जाना आप। लगभग 1850 किलोमीटर की हमारे पास बॉर्डर है। कितनी है? 1850 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत की ओर से 5 राज्य हैं, और नाम पढ़ लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर? और हमने 1950 में, हाँ ये एक फैक्ट काम का है कि 1950 में हमने की है फ्रेंडशिप ट्रीटी, यानी फ्रेंडशिप ट्रीटी, यानी मित्र व समझौता, फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, यानी शांति के लिए हमने समझौता किया ना, वो हमने 1950 में ही कर लिया नेपाल के साथ। हम चाहते थे कि मतलब जो पड़ोसी देश है उनके साथ मित्र संबंध रहे, और भारत और नेपाल की तो क्या ओपन बॉर्डर है, हमारे रोटी बेटी का रिश्ता है भारत और नेपाल का। इसी के चलते हमने ये न्यूज देख रहे हैं कि भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। तो इंडिया कंटिन्यूज टू होल्ड इट्स पोजीशन एज नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम। और कितना है अब हम देखते हैं कि देखिए यूएस की हम बात, इसकी नेपाल की बात करें तो जो कुल एक्सपोर्ट करता है नेपाल, वो सर्वाधिक करता है यूएसए को। आप देखो, आप सॉरी पहले करता है इंडिया को, करता है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड पे यूएसए आता है एक्सपोर्ट के मामले में। और अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट सर्वाधिक करता है भारत से, और सेकंड नंबर पे करता है ये रिपब्लिक ऑफ चाइना से, यानी चीन से करता है। तो भारत और चीन के साथ सबसे बड़े इसके व्यापारिक घाटा है, यानी ट्रेड डेफिसिट है। क्लियर? तो लगभग नेपाल का 145 देशों के साथ जो व्यापारिक रिश्ता है, व्यापारिक ट्रेड रिलेशन है, लेकिन 100 से अधिक देशों के साथ भी उसका क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार घाटा है 100 से अधिक देशों के साथ। और ऑब्वियसली होगा वहां पे इतनी जोग्राफिकल जो लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है नेपाल के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है। और नेपाल जो है सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ शेयर करता है? इंडिया के साथ, ऑलमोस्ट 144 बिलियन डॉलर के आस 144 बिलियन नेपालीज रुपी। और चीन के साथ करता है 51.8 नेपाली रुपी, और बिलियन नेपाली रुपी, इतना करता है। ठीक है, नेपाल एक्सपोर्ट क्या करता है भारत को, ये कुछ फैक्टर आप देख लो, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल से क्या खरीदते हैं, नेपाल को क्या बेचते हैं। तो नेपाल जो भारत का खरीदता है नेपाल से, वो खरीदता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेपाल के अंदर जो प्रोजेक्ट है अरुण 1 अरुण 2, उनसे हम क्या खरीद रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, रेजिन खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी यार्न धागा खरीद रहे हैं, पश्मीना शॉल खरीदते हैं, खाल खरीदते हैं हम, है ना, जानवरों की। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट आइटम खरीदते हैं, एज वेल एज सिल्वर यानी चांदी और सोने की ज्वेलरी, सोने के आभूषण, चांदी और सोने के आभूषण नेपाल से भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदते। अब हम बेच कर रहे हैं नेपाल को, ठीक है, नेपाल को हम बेच रहे हैं मेनली पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक बेचते हैं, नमक बेचते हैं, शुगर यानी चीनी, राइस, अन्य जो व्हीकल्स हमारे हैं ऑटोमोबाइल हैं वो, कॉपर, कॉटन, ये कुछ मेजर आइटम है जो कि नेपाल को हम एक्सपोर्ट करते हैं। These are the exporting materials from India to Nepal. Next है recently the Mankidia community became the 6th PVTG, particularly vulnerable tribal group to get habitat rights over forest in which state। यानी हाल ही में क्या हुआ है कि मनकडिया समुदाय, जनजातीय समुदाय है, इसको छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय मान करके किस राज्य ने वहां पर वन अधिकार दिए हैं, वनों के अधिकार दिए हैं, मतलब वनों में आवास के अधिकार दिए हैं। तो राज्य इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि ओडिशा है। ओडिशा के अंदर हाल ही में हुआ है, मनकीडिया ट्राइब है, इन्हें अधिकार दिए गए अंडर दी फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। इसमें क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्हें अधिकार मिल जाए, मतलब उस वन के अंदर रह सकते हैं, अपनी झोपड़ी बना सकते हैं, रह सकते हैं, मकान बना सकते हैं, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर जैसे कि मतलब गोंद है, लाख है, इनको ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, और जो जलाने के लिए लकड़ी काम आती है वो ले सकते हैं, जो अपना कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये ट्रेडिशंस हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं अंडर दी फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ये सारी मेन बात है। अब हम बात करते हैं इस कम्युनिटी के बारे में कि मनकडिया कम्युनिटी है क्या, ये समुदाय क्या है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी का रूप है, और मेनली देखा जाए तो बिरहोर जनजाति समुदाय है उसका ये भाग है। इट इज ऑफशूट ऑफ बिरहोर ट्राइब। ठीक है, अब इन्हें मनकडिया क्यों, इन्हें मनकेडिया समुदाय क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या देखिए, ये स्पेशलाइज इन कैचिंग मंकी, यानी बंदरों को पकड़ने में माहिर है, और बंदरों को बोलते हैं मनकड़ या मांकड़। उड़ीसा के अंदर बोलते हैं, उड़िया भाषा में बोलते हैं मनकड़ या मांकड़। ठीक है, तो मतलब जो इनके आसपास के जनजातीय समुदाय हैं, इन्होंने बोलना शुरू किया मनकेडिया, इसी से इनका नाम आता है मनकेडिया। ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा की
पीवीटीजी ग्रुप है, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी समुदाय कौन सा होता है? ऐसा समुदाय जिसके पास कोई लिखित भाषा नहीं हो, इनकी संख्या बहुत कम हो और ये आइसोलेशन में रहते हो, मतलब फिजिकली आइसोलेट रहते हो, मतलब किसी और अन्य समुदाय के साथ ही मिलना पसंद नहीं करते हो, और मेनली ये हंटिंग और गैदरिंग करते हो, शिकार करके और अपना भोजन भोजन खा के अपना जीवन यापन करते हो, ये कहलाते हैं पीवीटीजी ग्रुप। अब ये क्या करते हैं तो देख ले फूड गैदरिंग करना, हंटिंग करना, ये काम है इसका, इनका अपना भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना मुख्य काम है। और मेनली क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं और ये बहुत ही कम लोगों से मिलते जुलते हैं, मतलब दीज आर दी मोस्ट लिटिल नॉन फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज इन दी कंट्री। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है हमारे पास। अब वैसे एक काम की बात है, टांडा और टांडिया, ये क्या होता है देखिए, ये क्या करते हैं, टेम्परेरी रूप से यहाँ वहां जाते रहते हैं। दे मूव अराउंड फॉरेस्ट इन स्मॉल बैंड एंड स्टे एट डिफरेंट टेम्परेरी मेकशिफ्ट सेटलमेंट। देखिए आप जानते हैं, इतना तो आपको पता होगा कि जो भी आदिवासी समुदाय होता है कभी एक जगह पर रहता नहीं। ये क्या करते हैं, अगर मान लो बरसात का मौसम है तो उस एरिया से कहीं और चले जाएंगे, फिर कहीं और आगे भी शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। तो क्या होता है, ये टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ अपनी झोपड़ियां बनाते हैं, उसे बोलते हैं टांडा या टोंडिया बोलते हैं, ठीक है। और द टांडा कंप्राइजेज अ टेम्परेरी डोम शेप्ड लीफ नॉन एज दी कुंभा। जैसे मतलब इस प्रकार की झोपड़ी बनाएंगे ना, तो ऊपर वाला भाग होगा ना ये गुम्बद आकार का, इसे बोलते हैं कुंभा, ठीक है। और इस झोंपड़ी को बोलते हैं टांडा या टांडिया। जो गांव से हैं वो तो जानते होंगे टांडा टांडिया क्या होता है, जो शहरों से हैं बच्चे वो थोड़ा देख लें इसको। भाषा कौन सी बोलते हैं, ये बोलते हैं मुंडा लैंग्वेज, मुंडा भाषा बोलते हैं, जो कि उड़िया का। और दे बिलीव इन बोथ मेलवोलेंट एंड बेनेवोलेंट स्पिरिट एंड गॉड्स, यानी जो अच्छी और बुरी आत्माएं हैं उनमें विश्वास करते हैं। मुख्य देवता कौन से हैं इनके, तो जो विद्यार्थी ओडिशा से बिलोंग करते हैं प्लीज इनको देख लिएगा, लोगोगीर एंड बुद्धिमाई, ये इनके मेजर डेटीज है, मेजर प्रमुख देवता जिनकी ये वर्शिप करते हैं। दे वर्शिप एंसेस्टर, यानी जो उनके पूर्वज है उनकी भी आराधना करते हैं, ताकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो हंटिंग यानी शिकार के अंदर, उनको खेती के अंदर जो शिकार करने में और जो वन उत्पाद है उनको इकट्ठा करने में इनकी हेल्प होगी, समृद्धि हासिल होगी, ठीक है। ये मेनली मिलते हैं ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के अंदर मेनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च सीएम साथ स्कीम टू हेल्प मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को सहायता करने के लिए किस राज्य ने सीएम साथ स्कीम लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा ने लॉन्च की, ना मध्य प्रदेश ना उत्तराखंड ना असम, कोई राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर त्रिपुरा है। त्रिपुरा के सीएम है डॉक्टर मनीष शाह। डॉक्टर मनीष शाह ने बोला है कि जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इच्छुक बच्चे हैं, मेरिटोरियस यानी प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको सालाना 60,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और इसका क्राइटेरिया क्या होगा वो आप देख लीजिए। पहला क्राइटेरिया है इसका फुल होगा, वो मिलेगा 200 विद्यार्थियों को, 200 स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? इसमें क्या होगा देखिए, कि जो भी विद्यार्थी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की माध्यमिक शिक्षा पास करेंगे या एचएस हायर सेकेंडरी प्लस टू एग्जाम पास करेंगे, उनको इसकी सहायता दी, उनको इसके अंदर हेल्प मिलेगी। तो पहला क्या है, टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे किसके, माध्यमिक शिक्षा के, यानी 10 तक के, उनको 2 साल के लिए इनको स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपए का प्रति माह। और 100 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड 10+2 पास करेंगे, उनको 3 साल के लिए कितने मिलेंगे, 500 रुपए। तो जो विद्यार्थी त्रिपुरा से हैं वो ध्यान रखें, 2 साल तो किसके लिए, 10th पास के लिए, और 3 साल के लिए मिलेगी 12th पास बच्चों को। और लगभग मिलेगा 5,000 रुपए, लगभग एग्जैक्टली मिलेगा 5,000 रुपए स्टाइपेंड अमाउंटिंग टू 60,000 रुपीज एनुअली। अच्छा नेक्स्ट न्यूज आपके लिए, वर्ल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा वो आज की डेट है 28 सितंबर, और आज ही हम मना रहे हैं, सॉरी ये आज इसकी डेट, इसकी आज नहीं कल मनाया था, इसकी डेट है 27 सितंबर। क्लियर? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है ना, ये मनाते हैं 27 सितंबर को। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, विश्व पर्यटन दिवस, इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि पर्यटन जो है, जो पर्यटन हमारा क्षेत्र है, इसका लोगों को जोड़ने के अंदर और इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना योगदान है, इसके बारे में अवेयर करना। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिनाउ, it is celebrated annually to highlight the tourism role in the boosting economy as well as the connecting people। ये इसका थीम, ऑब्जेक्टिव, थीम क्या इस साल का थीम है टूरिज्म एंड पीस, यानी पर्यटन एवं शांति। मतलब इसका मतलब क्या है, किस प्रकार से पर्यटन को शांति के अंदर शांति स्थापित करने में इस्तेमाल कर सके, टू टू फोस्टर अ मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल टूरिज्म फॉर द फ्यूचर सेफ्टी एंड पीस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा इसकी शुरुआत कब होती है, जो पहली बार जो है UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान के द्वारा
1980 में इसकी शुरुआत की गई थी और धीरे धीरे तो आज हम हर प्रतिवर्ष मना रहे हैं। 27 सितंबर ही क्यों चूज हुआ, इसकी वजह क्या थी कि 1970 के अंदर जो है यूएनडब्ल्यूटीओ का स्टैट्यूट अडॉप्ट किया गया था, मतलब इसके बारे में स्थापना की बात की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, यानी जो पर्यटन क्षेत्र है इसका सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है इसको शोकेस करने के हाईलाइट करने के लिए प्रतिवर्ष हम मनाते हैं इंटरनेशनल या वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस वर्ष जो है ना जॉर्जिया होगा, जॉर्जिया देश है, ये होगा होस्ट कंट्री। विश्व पर्यटन दिवस मनाने के लिए होस्ट कंट्री है इस साल कौन है, जॉर्जिया, जो कि यूरोप के अंदर अवस्थित है। क्लियर। अब कुछ हम न्यूज की बात कर लेते हैं। पहली न्यूज निकल कर आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम। ये क्या हुआ है, न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चीन ने हाल ही में एक आईसीबीएम को लॉन्च किया है, टेस्ट फायर किया है इन दी इंटरनेशनल वाटर्स। तो क्या है, ये क्या होती है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है, लगभग 5-6 हजार किलोमीटर के आसपास रेंज होती है स्टार्टिंग, और ये लगभग चलती है 16-17 हजार तक। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे इस बारे में। तो 5 हजार से लेकर के लगभग 16 हजार तक की रेंज इनकी हो जाती है। और ये दीज आर दी प्राइमरी डिजाइन फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियार को परमाणु हथियार से किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। इनकी रेंज कितनी, 5-6 हजार किलोमीटर से लेकर लगभग 16 हजार किलोमीटर तक इनकी रेंज है। और स्पीड कितनी होती है, लगभग 20 हजार किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड हो सकती है। इसके अंदर एक होता है MIRV। MIRV किसे बोलते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या है, एक बार में एक से अधिक टारगेट को हिट कर सकता है ये, मींस विच अलाउ देम टू कैरी एंड डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड्स। यानी इनके जो MIRV टेक्निक है इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लॉन्चर होते हैं, मतलब एक मिसाइल के अंदर अलग अलग हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, अलग अलग टारगेट को हम एक समय पर हिट कर सकते हैं, ऐसी इसकी योग्यता है, क्षमता है। राइट। नेक्स्ट है these warheads can strike different target। हम पढ़ चुके हैं MIRV टेक्निक इसके अंदर। these can carry nuclear यानी परमाणु हथियार, रसायन हथियार और रासायनिक हथियार और जैविक हथियार ही भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसकी खूबी होती है। इन्हें लॉन्च कैसे कर सकते हैं, इन्हें एयर से, वाटर से और लैंड से, यानी वायु से, हवा से और वायु, हवा से, जल से और स्थल से, तीनों क्षेत्र से हम लॉन्च कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज जिनके पास ही संचालन यानी ऑपरेशन स्टेज के अंदर है, तो रूस, यूएस, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके और इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश है जिनके पास ये आईसीबीएम हमारे पास यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम जो है हमने डेवलप कर ली है। रेंज कितनी है भारत के पास, वो है अग्नि 5। कौन सी है, अग्नि 5 हमारे पास क्या है, आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमने डेवलप कर ली है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। अभी ये एग्रीमेंट न्यूज में इसलिए एस जयशंकर जी है ना, वो गए थे हमारे यूएन की समिट में, तो वहां पर उन्होंने साइन किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, BBNJ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या बोलता है, इस प्रकार से किसी देश का जो समुद्रिक सीमा होती है वो कितनी होती है, 200 नॉटिकल माइल, यानी लगभग 370 किलोमीटर अपनी कोस्ट लाइन से, अपने बेस लाइन से। ठीक है, तो 370 किलोमीटर तो क्या होता है कि वो देश पूरा ध्यान रखता है बराबर किस प्रकार से वहां की जैव विविधता को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसके बाद क्या, इसका मतलब ये है सभी देश, मतलब भारत ने एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट पे साइन किया जिसका मतलब भारत अपनी अश्योरेंस देता है कि 370 किलोमीटर के बाद जो हाई सी बचता है, क्या बचता है, हाई सीज, यानी उच्च सागर, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल कॉमन, यानी वैश्विक कॉमन कहा जाता है, जिसमें कि सभी देशों के हित छुपे होते हैं। अगर वहां कोई रिसोर्स, मरीन रिसोर्स है या कोई हमारे पास अलग अलग मिनरल्स मिल रहे हैं, उस पर वैश्विक समुदाय का कॉमन अधिकार है, यानी साझा हित है, उसको इंश्योर करना, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना सभी देशों की जिम्मेदारी बनती है, ये एग्रीमेंट बोलता है। तो द पैक्ट, इस पैक्ट का नाम है BBNJ, साइन किया भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। अब एग्रीमेंट क्या करता है, इट इंश्योर दैट मरीन लाइफ इज कंजर्व्ड एंड यूज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर ऑन द हाई सीज व्हिच इज बियॉन्ड, बिल्कुल कि हाई सीज के अंदर जो भी मरीन हमें इकोसिस्टम मिलता है, जो रिसोर्स हमारे पास मछलियां हैं, फिशरीज हैं, अलग अलग है, कॉरल्स हैं, इन सब क्या हो, इनका हम क्या करें, सिक्योरिटी, इनको हम सिक्योर करें, प्रिजर्व करें। ठीक है, ये सारी बात बोली गई है। और इस एग्रीमेंट में क्या होगा, अंडर द एग्रीमेंट द कंट्रीज कैन नॉट क्लेम सोवरेन राइट्स ओवर द मरीन रिसोर्सेज ओवर ऑन द हाई सीज। मतलब क्या है, वो हमने पढ़ चुके हैं कि 370 किलोमीटर के बाद शुरू होता है हाई सी। हाई सी मतलब क्या, ऐसा सागर जहां पर किसी एक देश के संप्रभु अधिकार नहीं होते, सोवरेन राइट नहीं होते, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। और
जो भी मरीन रिसोर्स यानी सामुद्रिक हमारे पास संसाधन है उस पर सभी देशों का इक्वल और इक्विटेबल यानी एक और समान अधिकार होगा। ये सारी बात बोली गई है। नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट पर्सन है विनोद बच्चन जी। विनोद बच्चन जी कौन है? बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, जिन्हें यूके के पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर सम्मानित किया गया विद दी ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। क्या नाम है इसका? ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड है जो मिला है विनोद बच्चन जी को एट दी हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की पार्लियामेंट के अंदर। इन्होंने बॉलीवुड के लिए काफी काम किया है इसलिए। अच्छा, आपके लिए 3 क्वेश्चन आज के लिए। पहला क्वेश्चन है थ्री परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स एट विच लोकेशन। आपको बताना है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की स्थापना या उनका लोकेशन के लिए अप्रूवल दिया गया है। तो उन्होंने लॉन्च किया है, अनवील किए हैं। तो बताना होगा किस किस स्टेट के अंदर, किस लोकेशन पर, किस सिटी के अंदर है ये। और एक बात क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें भारत का रैंक कौन सा है? जैसे मान लीजिए 38 है, 39 है, 40 है, कौन सा रैंक आपको बताना है? ये अपने एंड पे आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है दी इप्सा इज अ ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव बिटवीन विच कंट्री। ये 3 देश हैं इसके अंदर, इप्सा के अंदर। और आपको बताना है कि त्रिपक्षीय जो एक समूह है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है और हाल ही में न्यूज में क्यों रहा है, ये आप पता करने का प्रयास करिएगा अपने एंड पर। इसका आंसर जो है हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हमारी क्लास जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्त हैं उनसे भी इस बारे में जरूर बताएं कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी क्लास से एडवांटेज होगा इन दी एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो तब तक जब तक अगली क्लास में मिलते हैं तब तक पढ़ते रहिए और बी कॉन्फिडेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।